एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच तीनों महिमा मैडम के हाथ में ही रहते साहब। जब उनका मूड करता वो बुला लेती। हेलो, क्या हाल है दोस्त? कैसा है? एकदम मस्त। तू बता। The number you have called is currently switched off. Please try again later. आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। क्या हुआ? अभी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। थोड़ी देर बाद फिर से फोन लगाना। ऐसे कैसे पटना पहुंचकर भी फोन नहीं किया उसने? पारस मैदान के मेन गेट से पहला राइट लेना, वहाँ से 2 गली छोड़ के एक खंडर दिखेगा, वहाँ आ जाओ। रास्ता काफ़ी सकरा है, छोटी एम्बुलेंस लेके आना। क्राइम ब्रांच जोन 6 मुकाया वारदात पर पहुंच गई है। लाश आदमी की है। कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है बॉडी पर। गला घोटा गया है। सब इससे जुड़ा हो सकता है। पहले पहचान हो जाए तभी कोई कड़ी जुड़ेगी। शफीक भाई, सीधा कॉलेज ही चलते हैं। हो सकता है उसका फोन खराब हो गया हो। आपा शायद कहीं काम से बाहर गया हो, आप टेंशन ना लो। लेकिन यहाँ पटना पहुंचने के बाद भी एक भी फोन नहीं किया उसने। ऐसा तो कभी नहीं करता वो। तेईस से 26 के बीच में उम्र, मौत गला घोटने की वजह से हुई, लगभग 18 घंटे पहले। मतलब कल दोपहर को खाना खाने के बाद। पेट में फूड ट्रेसेस तो नहीं मिले, लेकिन ब्लड में अल्कोहल लेवल बहुत हाई था। अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई। फिर भी सारे स्टेशंस पे अलर्ट जारी कर दो। एक ही दिन हुआ है तो अभी तक मिसिंग कंप्लेन आई नहीं होगी। अवस्थी सर, पोस्टर इश्तेहार जारी करवा दें? तुरंत करवा दो। ओके सर। ऐसी जगह पर आमतौर पर लोग आई लव यू, राजू लव्स मीना वगैरह लिखते हैं, पर ये तो कुछ और ही है। सर प्यार वाला संदेश तो नहीं लगता, किसी किस्म की फ्रस्ट्रेशन लगती है। तुम हो, कोई और नहीं हो सकते। शफीक जी, आप पारसबाग पुलिस स्टेशन में क्राइम ब्रांच से मिल लीजिए एक बार। मनोज जी, बात क्या है? कुछ पता चला है आपको? नजीब ठीक तो है ना? क्या हुआ नजीब को? उसका पोस्टर लगा है, उसकी आइडेंटिटी पता नहीं है पुलिस को। लिखा है उसकी डेड बॉडी मिली थी। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। पोस्टर पर फोटो नजीब का ही है। क्या हुआ? क्या हुआ भाईजान? क्या हुआ बताइए ना। भाईजान,
नजीब ठीक तो है ना? ये सब कैसे? कल 11 तारीख को हमें एक अज्ञात फ़ोन आया था। पारस बाग के खंडर में हमें लाश मिली। हमारे साथ ही था, शुक्रवार और शनिवार को। शनिवार को गया से निकला पटना आने के लिए। वो यहाँ पटना पहुंचा, लेकिन उसने अपने घर फोन नहीं किया। उसका फोन भी बंद था। तो उसके अब्बा यानी कि मेरे बड़े भाई शफीक ने मुझे फोन किया कि कहीं वो मेरे यहाँ तो नहीं आया। हम लोग कल उसके क्वार्टर भी पहुंचे थे, लेकिन वो ताला बंद था। शराब? जी, काफी पी रखी थी नजीब ने। घटनास्थल पे हमें शराब की बोतल और ग्लासेस भी मिले। वो किसी के साथ बैठकर पी रहा था। नामुमकिन। हमारा नजीब तो पान तक नहीं खाता था। कभी नहीं पीता था। हमारे खानदान में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का था। सब लोग उस पर फख्र करते थे। कितने मारा होगा हमारे नजीब को। वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं हम करीम जी। शायद उसे किसी ने पीने के लिए बुलाया था और मार डाला। किसके साथ पीने बैठा होगा नजीब? कौन कौन दोस्त थे उसके? हम कह रहे ना, वो पीता ही नहीं था। फ़ोन नंबर दीजिए आप उसका। लैपटॉप की एंट्री करो और कब्जे में ले लो। एज लैब असिस्टेंट नजीब अपने काम में एकदम परफेक्ट था। इनफैक्ट बहुत ही अच्छा था। कॉलेज में भी सभी शॉक्ड थे। सब स्टूडेंट काफ़ी पसंद करते थे उसे। किसी स्टूडेंट के साथ पीना भी ना होता होगा, या फिर किसी कलीग के साथ? नजीब पीता था ये तो मुझे पता नहीं मैडम, और ना ही ऐसा कुछ सुना। हाँ, पर कभी लेट नहीं होता था वो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नजीब, एज यूजुअल टाइम से पहले। हैं सर, ये फाइनली आ गए हैं बीकस, तो मैं इनको यहाँ पे लगा रहा हूँ। वो आधे घंटे में प्रैक्टिकल्स है ना सेकेंड ईयर वालों के। काफ़ी खुश मिजाज था, काम में एकदम पंचुअल, एकदम सटीक। मैडम, भला ऐसे आदमी को कोई क्यों मार डालेगा? दीवार पे ये लिखा मिला था, तुम हो, कोई और नहीं बन सकते। इसका क्या मतलब हो सकता है मैडम? मनोज जी को ये कह रहा है कि जो तुम हो वही रहो, कुछ और बनने की कोशिश मत करो। आपको लगता है इसका नजीब से कोई ताल्लुक बनता है? मुझे तो कोई ताल्लुक नजर नहीं आता मैडम। मतलब नजीब जो था वो सही था, मतलब वो कोई और बनने की कोशिश क्यों करता? कोई और है जो नजीब को करीब से जानता हो, जो हमें उसके बारे में कुछ और बता सके? आप अशोक से बात कीजिए, वो और नजीब काफ़ी करीबी दोस्त थे। समझ नहीं आ रहा सर, नजीब कुछ और बनने की कोशिश ही क्यों करता? वो जो था, जो कर रहा था, उसे अच्छी तरह निभा रहा था। MSc ऑनर्स कर ली थी, अच्छी जॉब थी, और सब लोग पसंद करते थे उसे। जिसे सब लोग पसंद करते हैं अशोक, उसे कोई ना कोई नापसंद भी जरूर करता है। नजीब जो था उससे किसी को तो आपत्ति थी, इसलिए मार डाला उसे। सर, ऐसा कोई मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा है। और वैसे भी नजीब का कभी किसी के साथ कोई पंगा ही नहीं हुआ, एकदम सीधा बंदा था सर। अशोक, हमें कुछ नया सुनना है। सबका यही कहना है कि वो पढ़ा लिखा था, मिलनसार था, काम में अच्छा था, ये था वो था। बस सच ये है कि नजीब को किसी ने पारस बाग के खंडर में बुलाया, उसके साथ दारू पी और फिर उसका मर्डर कर दिया। करीबी दोस्त था तुम्हारा, अच्छे से जानते होगे, तो फॉर्मेलिटीज को साइड कर दो और असली बात सामने रखो। नजीब पीता था मैडम, हम लोग कई बार उसके रूम पे बैठते थे। उसे पीने का काफ़ी शौक था। लेकिन इस शौक का दुनिया में किसी को पता नहीं था, यहाँ तक कि उसके माँ बाप को भी नहीं। और ऐसा क्या क्या था अशोक जो किसी को मालूम नहीं है? कौन है ये? नजीब की गर्लफ्रेंड हो सकती है सर,
लेकिन अभी तक जिक्र किया नहीं किसी। नजीब के शराब पीने के शौक का जिक्र भी काफ़ी देर से हुआ। हीना मिर्जा, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। गर्लफ्रेंड हाँ, गर्लफ्रेंड ही थी मतलब? 1 महीना पहले ब्रेकअप हुआ था। क्यों? हिना अभी भी फोन नहीं उठा रही है यार। अरे जाने देना यार, प्यार में कैसी जबरदस्ती। अच्छा, ऐसे कैसे जाने दे? प्यार में नाइंसाफी चलती है क्या? काफी डिस्टर्ब रहता था, सबसे मिलना भी बंद हो गया था 1 महीने से। मैंने पहले कभी उसे ऐसा नहीं देखा था। सारी दुनिया उसकी अच्छाई के बारे में बात कर रही है, लेकिन किसी ने भी उसकी परेशानियों के बारे में नहीं बताया। तुम्हारे भी हलक में उंगली डालनी पड़ी। मैंने नजीब को कई दफा समझाया था कि हिना उसके लिए ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं थी? सर, हिना थोड़ी अलग है, थोड़ी बोल्ड टाइप, और वो नजीब के बारे में बिल्कुल केयर नहीं करती थी। कुछ समझ नहीं आता था उसका। मतलब जब नजीब गायब हुआ तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, और जब पता चला कि उसका मर्डर हो गया है तब भी कोई फर्क नहीं। हेलो जी। जी हाँ, मैं जानती थी नजीब को, लेकिन मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? देखिए, मेरा ब्रेकअप हो गया था उसके साथ 1 महीने पहले, और तब से मैं उसके साथ बिल्कुल टच में नहीं हूँ। तो अब मैं आपको क्या बता सकती हूँ? The number you have called is currently switched off. ब्रेकअप क्यों हुआ था? पर्सनल है, और ब्रेकअप होना कोई गुनाह तो नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन मर्डर नॉर्मल नहीं है ही ना। ओके, मर्डर नॉर्मल नहीं है, मगर मेरी नजीब के साथ रिलेशनशिप मर्डर का कारण नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस? क्यों? नर्वस होना चाहिए मुझे? तो फिर ब्रेकअप का कारण क्यों नहीं बता रही हो? कहा ना पर्सनल है, बताना ना बताना मेरी मर्जी है। तुम्हारी मर्जी को लॉकअप के अंदर ले चले? मिलवाएं तुम्हारी मर्जी को हमारी मर्जी से? धमकी किसे दे रही हैं आप? हमें हल्के में लेने की गलती मत करना। उस नजीब से हमारा कोई लेना देना नहीं था। किसी की जान लेने गई, लेना देना तो हुआ है आफरीन जी। तो हमने मार डाला उसे? अजीब जबरदस्ती है ये। खामखा हमारे सर पर खून थोपेंगे आप? 2 साल की रिलेशनशिप थी मेरी और नजीब की, लेकिन नजीब हद से ज्यादा पजेसिव हो रहा था। किसी फिल्म स्टार की तारीफ भी करूं तो आग बबूला हो जाता। दरअसल सर, लोगों ने जो आपको नजीब के बारे में बताया है ना, नजीब वो नजीब था ही नहीं, वो कोई और ही था। तुम हो, कोई और नहीं बन सकता। नजीब की हमें जहां लाश मिली उसके पास दीवार पर लिखा था। ओह, तो ये कि तुम कह रही हो कि नजीब वो नजीब नहीं था जो लोग उसके बारे में कहते थे, वो कोई और ही था, उसकी असलियत कुछ और ही थी। दीवार पर लिखा हुआ ये भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। सो दोनों बातें कनेक्टेड हैं, यानी कि मैंने जिसने ये मर्डर किया या करवाया है वो ये दीवार पर लिख देती है या लिखवा देती है, ताकि आप आसानी से ये कनेक्शन ढूंढ सकें। नहीं? क्यों? कोई भी निशान क्यों छोड़ रहा है पीछे? जीते जी मैं इसको कह नहीं पाया, अब इसकी रूह पड़ ली। नजीब वो नजीब क्यों नहीं था जो दुनिया उसे समझती थी? क्योंकि मैंने उसकी असलियत देखी थी। तो वो असलियत क्या थी ही ना? नजीब साइको हो रहा था। मेरे लाख कहने के बावजूद भी वो पागलों के जैसे मेरा पीछा कर रहा था, वायलेंट हो रहा था। कारण बताओ। थकान। मतलब बोरियत? तुम बोर हो गई हो मुझसे? जो समझना है समझ। जब तक अच्छा था, अच्छा था, अब नहीं। मेरे साथ ऐसा कर नहीं सकती है ना।
जब तुम्हारा मन चाहा तब रिश्ता रख लिया, वरना 1 मिनट में सब खत्म कर दिया। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ऐसा हो चुका है नजीब, मैं ऐसा कर चुकी हूँ। तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। सोचना भी नहीं, चुपचाप सहूंगी नहीं मैं। एक बार ये आईने में देखो खुद को, देखो क्या बन गए हो तुमने मुझे ऐसा बना दिया है ना। खुद पर तरस खाना तुम्हारा स्टाइल कभी नहीं था नजीब। इतना भी जलील ना करो खुद को। क्या है? हिना कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। आखिरी बार शराफत से कह रही हूँ, हिना तुझसे नहीं मिलना चाहती। मुझे हिना से एक बार मिलना है, प्लीज मुझे उससे बात करने दीजिए। मुझे पुलिस कंप्लेंट करने पर मजबूर मत कर नजीब। तो फिर क्यों नहीं की पुलिस कंप्लेंट? क्योंकि मैं हमारे रिश्ते का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। वो पहले ही पागल हो रहा था और उसके पागलपन को मैं और बढ़ावा नहीं देना चाहती थी। मुझे लगा टाइम लगेगा पर संभल जाएगा। मैं तो आगे बढ़ ही चुकी थी। सुना आगे बढ़ने में कोई हमसफर भी मिल गया था नया? पुलिस वाली है ना, सबूत तो हो गए। तो फिर दोबारा मुझसे पूछकर क्या मजा आ रहा है आपको मैडम? यानी हमने सही सुना है। आप लोग जो सुनते हैं, जो करते हैं और जो कर रहे हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। और मेरी पर्सनल लाइफ जिसमें आप इस वक्त दखल दे रहे हैं, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं। क्या कोई और था हिना? नहीं था, बस मैं नजीब के साथ और रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती थी। नजीब तो अब रहा नहीं, तो अब आप किसके साथ रिलेशनशिप में है हिना जी? आप तय कीजिए, आप नजीब की मर्डर मिस्ट्री सुलझा रही हैं या मेरी लव स्टोरी लिख रही हैं? हिना, तुम्हारी इस नई लव स्टोरी में नजीब काटा था, परेशान कर रहा था, किसी तरह का ब्लैकमेल? आपका मतलब है कोई सेक्स टेप, अश्लील वीडियो? करेक्ट। गलत। आप लोग ना पूरी तरह गलत रास्ते पर चल पड़े हो। देखिए, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि एक तो अपना सेक्स टेप बनने देती और दूसरा ब्लैकमेल से डरती। और आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे ना मेरी निजी ज़िंदगी को नजीब से कोई खतरा था, और अगर होता भी तो वो खतरा ख़त्म करने के लिए मैं उसकी जान नहीं लेती। झूठ बोल रही है। हिना के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ और इसकी जिंदगी में जो अब है, इसके इस नए प्रेमी की हिस्ट्री भी निकलवाओ। तुम हो, कोई और नहीं बन सकते। श्योर ये नजीब की जिंदगी से जुड़ा है और शायद हिना की भी। सर नजीब को शायद फुसला के मौत के खंडर बुलाया गया था। 10 सितंबर की दोपहर का जो कॉल आया था, वो आखिरी कॉल? हेलो सर, नंबर ट्रैक किया है 4447898811। फर्जी नाम, फर्जी एड्रेस। सर इस नंबर से एक ही कॉल हुआ है, नजीब को। सर अब ये नंबर स्विच ऑफ है। पूरी प्लानिंग से मारा गया नजीब को। नजीब को शराब पिलाना ये प्लान का हिस्सा रहा होगा। कातिल शायद जानता था कि नजीब शराब का शौकीन। नजीब पीता था मैडम, उसे पीने का काफ़ी शौक था। अशोक मौर्य के अलावा और कौन इतना करीब था जो इस गुड बॉय नजीब की बैड हैबिट के बारे में जानता था? शायद हिना ने अरेंज किया, शायद वो हिना और नजीब दोनों को जानता, शायद हिना को चाहता हो। हो सकता है कि वो किसी और के साथ भी पीता हो, पर सर इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। नहीं सर, मेरे ध्यान में कोई नाम नहीं आ रहा है। सर मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है कि नजीब और क्या बनने की कोशिश कर रहा था, और वो कोई और क्यों बनना चाहेगा। सर मैं तो उसी नजीब को जानता था जो वो था। अशोक, क्या इस लिखाई का इशारा हिना की जिंदगी में आए उस दूसरे आदमी की तरफ था? क्या हिना ये चाहती थी कि नजीब उस दूसरे आदमी जैसा बने, या फिर वो दूसरा आदमी चाहता था कि नजीब उसके जैसा ना बने? मुझे नहीं मालूम सर। मैं नजीब के क्लोज था, मैं उसे जानता था, पर मैं उसके बारे में सब कुछ तो नहीं जानता था। विजय मिश्रा, हिना की जिंदगी में ये नया आदमी विजय मिश्रा हो सकता है। पिछले 3 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले, लगातार बातचीत होती रही है हिना और विजय के बीच में। अनगिनत मैसेजेस भी एक्सचेंज हुए। तो जब हिना और विजय की लव स्टोरी शुरू हुई, तब तक नजीब और हिना की स्टोरी खत्म नहीं। खुद हिना भी कह रही थी कि नजीब से उसका ब्रेकअप 1 महीने पहले ही हुआ था। अगर इस लॉजिक से जाए कि नजीब विजय के रास्ते का कांटा था और विजय इस कांटे को निकालना चाहता था, तो हिना तो नजीब को अपनी जिंदगी से पहले ही दूर कर चुकी थी। तो फिर विजय नजीब को इस दुनिया से दूर क्यों करता? वैसे भी हमारे पास एक भी सबूत नहीं है जो इस लिखाई को हमारे इस केस के साथ जोड़ता हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही ना हो? हमें गुमराह करने के लिए किसी ने जानबूझकर इस दीवार पे ही लिख दिया हो। और सर वैसे भी ये हिना है बहुत चालाक औरत। हिना के कॉल रिकॉर्ड्स में कोई सस्पिशियस नंबर? हिना ने किसी को हायर किया हो इस मर्डर के लिए? नो सर। विजय मिश्रा। अरे मुझसे क्या पूछना है?
मैं क्या बता पाऊंगा नजीब के बारे में। बैठो। नजीब को जानते थे? हाँ, नहीं, मेरा मतलब है हिना से सुना था नजीब के बारे में, लेकिन कभी मिला नहीं उससे। हिना को कब से जानते हो? अफेयर कब से शुरू हुआ तुम दोनों का? 6 महीने पहले। 6 महीने पहले। और नजीब के साथ हिना का ब्रेकअप हुआ 1 महीना पहले। मतलब एक ही समय में हिना 2 लोगों के साथ रिलेशनशिप में थी। फिर एक दिन हिना ने फैसला किया नजीब को डंप करने का। मेरा उसमें कोई हाथ नहीं था सर। वो तो एक दिन मैंने हिना को फ़ोन पर नजीब से झगड़ते हुए सुना, तब मुझे नजीब के बारे में पता चला। नजीब, बंद करो ये जासूसी करना। तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। स्टॉप। चिल्लाओ मत नजीब, चिल्लाओ मत। ये नजीब कौन है? एक्स बॉयफ्रेंड है। परेशान कर रहे हैं? बीच बीच में भूल जाता है कि ब्रेकअप हो चुका है और शुरू हो जाता है। कितनी बार बोल चुकी हूँ मैं। नजीब फारूकी ये परेशान कर रहा था हिना को, ब्लैकमेल कर रहा था। हिना क्यों मानना चाहती थी सर? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मुझे ऐसा कुछ नहीं मालूम। तुम हो, कोई और नहीं बन सकता। नजीब क्या बनना चाहता था और वो कोई और, क्या तुम हो? इन सब बातों से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है सर। मैं हिना से एक कॉफ़ी शॉप में मिला था, दोस्ती हो गई, फेयर हो गया, हम साथ हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है। नजीब था हिना की लाइफ में, लेकिन मैं नजीब को नहीं जानता हूँ सर। और सर, जिस आदमी को जानता ही नहीं उसके मर्डर के बारे में मैं क्या जानूंगा? आप मेरी पर्सनल लाइफ में दखल क्यों दे रहे हैं? पुलिस के खिलाफ शिकायत कहाँ करते हैं? आप बताएंगे या नेट पर सर्च करूं? तुम कुछ मत करो हिना, तुम बस यहाँ तशरीफ ले आओ, और अगर तुम यहाँ नहीं आई ना तो हम वहाँ आ जाएंगे। क्या समझते हैं आप अपने आप को? पुलिस वाले हैं तो जब चाहे परेशान करेंगे हमें। कमजोर मत समझिए हमें। हमें अपनी आवाज बुलंद करनी आती है। पूरी दुनिया को बता दूंगी मैं कि आप मेरी मासूम बेटी को किस तरह से परेशान कर रहे हैं। बैठ जाइए आप। बैठो। सर, कुछ नहीं है मेरे पास आपको बताने के लिए। आपने मुझसे बात कर ली, विजय से बात कर ली, अब क्या पूछना है आपको? बैठ जाओ। हिना, तुमने झूठ कहा हमसे कि तुम्हारी लाइफ में कोई और नहीं है। तुम नजीब और विजय इन दोनों के साथ एक ही समय पर रिलेशनशिप में थी। कोई कानून है ऐसा जो कहता है कि एक टाइम पर एक लड़की का सिर्फ एक ही बॉयफ्रेंड हो सकता है? अगर मैं विजय और नजीब के साथ 5 और बॉयफ्रेंड्स भी रख लेती तो आईपीसी का कौन सा सेक्शन लागू होता मुझ पर? बताएंगे जरा। क्यों मेरी पर्सनल लाइफ में दखल दे रहे हैं? मेरा नजीब के मर्डर के साथ कनेक्शन है, इसका एक भी सबूत है आपके पास? वही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही हो कि हम नहीं ढूंढ पाएंगे। मुस्कुराहट हट नहीं रही है तुम्हारे चेहरे से। सर, आप जब कुछ गलत नहीं करते ना तब आप मुस्कुराते हैं, क्योंकि डरने की कोई बात ही नहीं होती। मैं आपके सिग्नल समझ रही हूँ सर। आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं बस कुछ कह दूँ और आपका काम बन जाए। तुमने मरवाया नजीब को? पहले भी 10 बार पूछ चुके हैं आप, और 20 बार हम जवाब भी दे चुके हैं। झूठ जवाब नहीं होता, बल्कि कई और सवाल खड़े करता है। नजीब के कत्ल की 2 सेकंड भी तकलीफ नहीं दिखी हिना के चेहरे पर। जिस आदमी से 2 साल तक इतना करीबी रिश्ता रहा हो, उसकी मौत से हल्का सा भी फर्क ना पड़े। मैं नजीब के करीब थी, मगर फिर उससे बहुत दूर भी हो चुकी थी। उसके पागलपन से परेशान हो गई थी मैं। हाँ, नजीब से ब्रेकअप करने से पहले ही मैं विजय को डेट कर रही थी। मैं बता रही हूँ नजीब, आइंदा से तुम ऐसी हरकत कभी नहीं करोगे। और तुम कर सकती हो? मेरी पीठ पीछे धोखा? विजय नाम है ना उसका? विजय मिश्रा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हम डेट कर रहे हैं। तुम्हारी लाइफ में मेरे होने के बावजूद? मैं कोई डॉल नहीं हूँ कि तुम 2400 घंटे मुझे पकड़े रहो। हम एक ही कॉलेज में काम करते हैं, है ना? हम एक ही मजहब से हैं, 2 साल से साथ में हैं, सब कुछ बराबर है। हमारे पास रहने के लिए जगह भी है ना? सिर्फ रहने की जगह काफ़ी नहीं होती ना नजीब, एक सांस लेने की भी जगह होती है जो एक कपल को एक दूसरे को देनी होती है। और उस जगह के बारे में तो तुमने सुना तक नहीं है। ये तो मीठी फिलोसफी है ना, ये तुम्हारी बेवफाई की कड़वाहट को दूर नहीं कर सकती, समझी? मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें चुनना होगा, या तो मैं या वो विजय। विजय, बेशक विजय। गनीमत थी नजीब ने सामने से ही मुझे चुनने को कहा। उसके
उसके बाद से मैंने उसके साथ सारे रिलेशंस कट कर दिए, मगर उसका सताना कभी बंद नहीं हुआ, पर मैं इग्नोर करती रही। तो इग्नोर करना जारी रखती, मार कर डाला। हद होती है किसी बात की। अब तो आप डायरेक्टली मेरी बेटी को कातिल कह रहे हैं। अरे क्यों पीछे पड़े हो मेरी बेटी के? क्यों मार डालेगी वो किसी को? वही तो हम जानना चाहते हैं। आप जानना नहीं चाहती, आप ये चाहती हैं कि मैं सामने से कहूं कि मैंने नजीब का कत्ल किया है। तो किया है तुमने? कैसे किया? नहीं किया। रोज पूछेंगी तब भी रोज यही कहूंगी, नहीं किया। सर वो फर्जी नंबर 4447898811 जिसे 10 सितंबर को नजीब को लास्ट कॉल आया था। हेलो सर, जिस मोबाइल पर वो सिम एक्टिव था उस मोबाइल का IMEI नंबर हमने ट्रैकिंग पे डाला था। वो मोबाइल फोन अभी भी यूज हो रहा है? नहीं सर, लेकिन 1 महीना पहले उस मोबाइल फ़ोन पर कोई दूसरा सिम एक्टिव था, किसी बिमल चौरसिया के नाम से। सर ये बिमल चौरसिया का सिम अभी एक्टिव है? हाँ, एक दूसरे मोबाइल पर। सर हमें बिमल चौरसिया का एड्रेस भी मिला है। पुलिस को तेरे खिलाफ कुछ मिल गया है क्या हिना? बड़ा दम है पुलिस थाने की हवा में। 2 बार क्या गए वहीं की जबान बोलने लगी हो। हाँ विजय, ये क्या हो रहा है ना? क्या हो रहा है? मेरा मतलब है क्या किया है तुमने? मैंने क्या किया? मैं तो तुमसे पूछने वाली थी, क्यों मार डाला तुमने नजीब को? मैंने? ये क्या कह रही हो तुम? मैं क्यों करूंगा ऐसा? एग्जैक्टली, क्यों करोगे तुम ऐसा? और अब ये बताओ कि मैं क्यों करूंगी ऐसा? क्यों पूछा ऐसा सवाल तुमने? हिना, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। पुलिस तरह तरह के सवाल पूछ रही है मुझसे। तुमसे तो सिर्फ सवाल ही कर रही है ना, मुझसे तो सीधा कह रही है कि मैंने ही मार डाला है नजीब को। और अब ऐसे वक्त पे तुम भी ऐसे सवाल पूछ रहे हो। इतना ही भरोसा है मुझ पे? नहीं हिना, वो थोड़ा सा हड़बड़ा गया था मैं। हाँ, आई एम सॉरी। भरोसा करता हूँ तुम पर, लेकिन किसने मारा होगा नजीब को? मुझे नहीं पता, और ना ही मुझे उससे फ़र्क पड़ता है। पुलिस मुझे कुछ फ़ोटो दिखा रही थी, वो नजीब के लाश के आसपास कुछ लिखा हुआ था। तुम हो समथिंग, ऐसा कुछ। तुम हो, कोई और नहीं बन सकते। हाँ वही। किसने लिखा होगा? तुम्हें क्या लगता है मैंने लिखा है? नहीं हिना, मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। इट्स ओके। शाम को कॉफ़ी शॉप? हाँ ठीक है। जी बिमल चौरसिया जी कहिए। लेकिन कहाँ सर? पापा देखो ना बाहर। अरे सर कहाँ पर? पापा ये देखो ना, ये देखो ना पापा। अरे क्या सर किया कहाँ लेके जा रहे हो? सर मैंने कुछ नहीं किया। कहाँ ले जा रहे हो इसको? कहाँ ले जा रहे हो इसको? सर अरे क्या किया इसने? मैंने कुछ नहीं किया सर, आप लोग मेरे की कसम से सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तो मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ नहीं किया, मैं क्यों करूंगा सर कुछ? आप लोग मेरी कुछ नहीं किया। चुप। अगर तूने कुछ नहीं किया तो फिर इतना डर क्यों रहा है? तेरा नंबर है ये? बोल, तेरा नंबर है ये? जी मेरा नंबर। तेरा मोबाइल नंबर 1 महीना पहले इस मॉडल के मोबाइल में एक्टिव था। इसका IMEI नंबर है 56324512FT। बिमल चौरसिया नजीब फारूकी को कैसे जानता है? नजीब को जानता है ना तू? जानता नहीं हूँ सर, एक दो बार मिला था। वो कॉलेज है ना, वो RK सूरी गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ लैब टेक्नीशियन था वो। हाँ सर वही कॉलेज। पारस बाग में 1 हफ्ते पहले उसका मर्डर हो गया, पता तो होगा तुझे? पढ़ा था मैंने पेपर में। नजीब को कैसे जानता है तू? बस मिला था उससे 1-2 बार यूं ही। कब, कहाँ मिला था, कैसे? नजीब पहले हमारी कॉलोनी में रहता था, राय बहादुर कॉलोनी में, दो गली छोड़ के। सर वो इमरान के साथ मिला था 1-2 बार, उसी ने मुझे मिला है सर उससे। इमरान कौन है? मेरा पड़ोसी है सर। दरअसल ये मोबाइल सर ऐसा ही मोबाइल मेरे पास था। आपने जो नंबर बताया उसका पता नहीं, लेकिन सर ये मोबाइल मैं 1 महीने से यूज़ नहीं कर रहा था। वो एक दिन इमरान आया, उसको मोबाइल चाहिए था सर। अरे बिमल, हाँ सुन ना, वो तेरे पास इससे पहले छोटे वाला फोन था ना, वो है तेरे पास या बेच दिया तूने? है ना यार, वो रेडियल फोन कौन खरीदेगा बे? अरे यार मुझे देना 2 दिन के लिए, मेरा फोन खराब हो गया, रिपेयर के लिए दे रखा है। 2-3 दिन में ठीक होकर मिल जाएगा। सर उस दिन से सर ये मोबाइल मैंने उसको दे दिया सर। कब की बात है ये? 1 हफ्ते हो गया सर।
साहब वो सब तो निकल लिए। सर इमरान और उसके अब्बू अम्मी भाई भाभी सब एक साथ निकल गए। कब निकले? जैसे ही आप विमल को घसीट कर ले गए, इमरान के अब्बू असलम कुरैशी और उसका भाई शाहिद कुरैशी तेजी से घर के अंदर घुसे और सारा परिवार एक साथ निकल लिया साहब। सर पड़ोसी इमरान के रिश्तेदारों की डिटेल निकाल रहे हैं, जहाँ कहीं भी वो भाग कर जा सकते हैं। सर सारे बस और रेलवे स्टेशन को हाई अलर्ट पे कर दिया इस परिवार के लिए। इस इमरान का नंबर नजीब के कॉल रिकॉर्ड्स में दिखा था? सर 3 महीने के रिकॉर्ड्स मंगवाए थे, उसमें तो नहीं था। हिना के रिकॉर्ड्स में? नो सर, लेकिन सर 1 साल पहले जिस मोहल्ले में नजीब रहता था उसी मोहल्ले में इमरान रहता था। उसके बाद कॉलेज से मिले हुए सरकारी क्वार्टर में नजीब शिफ्ट हुआ। तो हो सकता है सर 1 साल पहले जब हिना उस मोहल्ले में जाती होगी नजीब से मिलने के लिए, तब वहाँ उसकी पहचान इमरान से हुई हो। तुम हो, कोई और नहीं बन सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान और हिना का पहले से अफेयर चल रहा था और नजीब ने इमरान की जगह, इसलिए इमरान ने नजीब को मार डाला और संदेशा लिखा मरे हुए नजीब को कि तुम नजीब हो, नजीब ही रहोगे, इमरान नहीं बन सकते। सीधा सवाल है हिना, तुमने इमरान को छोड़ा नजीब की वजह से और इमरान को पता ही नहीं होगा कि तुम नजीब को भी छोड़ चुके हो, इसलिए इमरान ने नजीब को मारा। पूरे स्टेट में नशाबंदी है और देखो दिन दहाड़े पुलिस वाले पीकर बैठे हैं। हिना सीधा सवाल है। चले भी जितना सीधा सवाल है मैडम, आप लोग ना सच में दिमाग से जाने लगे हो। आप मेरे कैरेक्टर के बारे में कुछ भी सोच लीजिए, लेकिन मेरा एक क्लास है, एक चॉइस है। ले देकर वो निकम्मा इमरान ही मिला था लिंक करने के लिए। तुम जानती हो इमरान को? बिल्कुल जानती हूँ। नजीब जब राय बहादुर कॉलोनी में रहता था तब इमरान वहाँ उससे मिलने आया करता था। मैं होती थी तो बात हो जाती थी, लेकिन 1 नंबर का यूजलेस लड़का है वो। मैं पोलाइटली झेल लेती थी क्योंकि नजीब का दूर का कज़न था। 1 मिनट, इमरान नजीब का रिश्तेदार है? हाँ, मिल गया आप सुराग मेरे कंधे पर से फायर करने के बाद। अब तो मेरा पीछा छोड़ दीजिए सर। इमरान कुरैशी, राय बहादुर कॉलोनी? जी हाँ, इमरान के पिता असलम कुरैशी और बड़ा भाई शाहिद कुरैशी जो यहाँ मशीनरी बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। हाँ हाँ, असलम कुरैशी, वो तो हमारे काफ़ी दूर के रिश्तेदार हैं। नजीब जानता था इमरान को क्योंकि पहले नजीब भी राय बहादुर कॉलोनी में रहता था। आपने ये बात पहले नहीं बताई करीम जी। पर सर इस इमरान का हमारे नजीब के मौत से क्या ताल्लुक? करीम जी, इमरान का ताल्लुक नहीं है, इमरान शायद वजह है नजीब के मौत की। इमरान कुरैशी? शफीक भाई, ये इमरान के अब्बू असलम कुरैशी तो हमारे दूर के चचेरे भाई हैं। याकूब की बीबी राफिया के बहन का शौहर। कभी बातचीत भी नहीं होती थी उनसे। शादी और जनाजों में मिलते थे कभी। और हमारे नजीब की इमरान से दोस्ती थी, उसने कभी जिक्र ही नहीं किया। इमरान हमारे नजीब का कत्ल क्यों करेगा? क्यों मारेगा उसे? सर जीआरपी ने पूरे कुरैशी खानदान को धर लिया है। प्लेटफॉर्म के सीसीटीवी फुटेज में नजर आए थे। ट्रेन के निकलने से पहले पकड़े गए। गुड। यहाँ पर ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस स्टेशन में वैसे ही बहुत ड्रामा होने वाला है। हमें तो इतने दिनों से पता ही नहीं था कि नजीब को इमरान ने मारा है। और जैसे इमरान की करतूत पता चली, सबके सब निकल लिए, भाग लिए, बचाने की कोशिश की अपने बेटे को। मजबूरी थी हमारी। हम इमरान को पकड़ लेते, इल्जाम हम पर भी आ जाता, तो डर गए थे हम लोग। साहब, जैसे ही आप लोग बीमल को लेकर गए, ये इमरान अपना बैग पैक करने लगा, तो अम्मी को शक हुआ कि इमरान ने ज़रूर कुछ ना कुछ किया है, तो हम लोग को फौरन घर बुलाया। तू कुछ बताता क्यों नहीं इमरान? तू जा किधर रहा है? अरे कुछ तो बोल इमरान। देखिए इमरान ने जरूर कुछ ना कुछ किया है और अब ये घर से भाग भी रहा है। कहाँ भाग रहे तू? हाँ, तुझे पता है बीमल को क्यों पुलिस उठाकर ले गई? वो मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि नजीब के कत्ल के चक्कर में बीमल को पुलिस ले गई। इमरान, तूने कुछ किया क्या? बोलना, कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे बोलना, कुछ बोलता क्यों नहीं? बोल। मैंने नजीब को मार डाला।
क्यों मारा? अरे क्यों मारा? बोलना। ताकि मैं चैन से जी सकूं। अब्बू नहीं, अब और नहीं। मैंने नजीब को मार डाला है। मैं किसी को भी मार सकता हूं उसको। नजीब को क्यों मार डाला? उसको यहां आना ही नहीं चाहिए था। हम दोनों की दोस्ती होनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों? हिना की वजह से, जिसे नजीब ने तुझसे छीन लिया? हिना कौन है? हिना कैसे? हिना को नहीं जानता। हिना कैसे? तो फिर नजीब को क्यों मार डाला? वो था। और मैं हूं। क्या वो मैं बन सकता हूं? क्या नजीब इमरान बन सकता था? तो फिर मैं नजीब कैसे बन सकता था सर? ये पहेलियां मत बुझा, सीधा सीधा बोल कि नजीब को क्यों मार डाला। थक गया था मैं अब्बू और भाईजान के तानों से। रात भर आवारागर्दी करने के बाद अब सुबह हुई है जनाब की। 26 के हो गए, लेकिन काम करने की कोई जल्दी नहीं है नवाब साहब को। और वो एक नजीब है, इसी की उम्र का है, एमएससी ऑनर किया है, सरकारी कॉलेज में परमानेंट जॉब करता है और आगे जाएगा, तरक्की की राह पे है। अब्बू वो नजीब है, मैं इमरान। वो घोड़ा है, हर रिस्क को जीतने वाला घोड़ा। तू इमरान गिंडा है, मोटी खाल वाला। भाई इतनी मोटी खाल नहीं है मेरी। क्या आप लोगों के ताने चुभे ही ना मुझे? चुपता है, जो बात चुपती है वो सच होती है। तो मार डालो ना मुझे। रोज कुरेद कर मेरा दिमाग और अपना वक्त खराब मत करो। नजीब हर दूसरे दिन हमारे घर टपक जाता था, फोकट का खाना खाता था, फोकट का ताना मुझे मिलता था। बेटा तू ही समझा इमरान को। ले, तेरा दर्जा तो ऊंचा है, पर ये गधा कुछ तो करे हमें बदनाम करने के अलावा। चाचा जान आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हर किसी का वक्त आता है तरक्की का, हमारे इमरान का भी आएगा। अब्बू और साहिद भाईजान का तो सालों से वही वक्त चल रहा है, चपरासियों वाला, सबसे निचला दर्जा। क्या कहा? मेहनत और ईमानदारी का दर्जा हमेशा ऊंचा होता है। तेरे भाई और मैं जो 2 पैसे कमा के लेके आते हैं वो तू चुराता है, बाहर जाके अय्याशी में उड़ाता है। देखो तो कैसे बेशर्म बेगैरत की जबान कैसे चलती है। देखो जैसे कि आपके हाथ चलते हैं। और चलेंगे, बहुत पहले चलने चाहिए थे और बार बार चलने चाहिए थे। इमरान दिल पे मत ले यार, अब्बू हैं वो तेरे। इसलिए वापस हाथ में उठाया मैंने। नहीं ऐसा नहीं कहते यार। अच्छा सुना, मैं क्या सोच रहा था, तू कोई छोटा मोटा बिजनेस क्यों नहीं शुरू करता? हाँ तू लेक्चर देगा मुझे? यार मैं तो तेरे भले के लिए बात कर रहा था भाई। मेरे भले की फिक्र मत करो नजीब, तुम हो, मैं हूं। जब नौकरी के बाद नजीब को सरकारी क्वार्टर मिला तो मानो अली बाबा का खजाना मिल गया उसे। और ताने तो मतलब रातों रात डबल हो गए मेरे लिए। तू नजीब जैसा क्यों नहीं बनता? अब इन सालों को मालूम था कि नजीब एकदम मेरी तरह दारू पीता है, तफरी करता है, 4 ऐब हैं उसके अंदर, लेकिन अब्बू भाईजान को ऐब सिर्फ मेरे में दिखते हैं। और फिर तानों के तीर चालू हुआ था। अरे भाई मैं नजीब नहीं, मैं नहीं बन सकता। मैं तो इमरान हूं ना मैं नजीब बनना चाहता, ना मैं नजीब बन सकता हूं, पर हर वक्त नजीब 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 जीना जहन्नुम बना दिया था उन्होंने मेरे लिए। मैंने अपने दोस्त बंटी को बुला रखा था मर्डर में साथ देने के लिए। हाँ तुम
सिर्फ तुम बन सकते हो, कोई और नहीं। मैं नजीब कैसे बन सकता हूं? नजीब इमरान कैसे बन सकता है? सही कह रहा हूं ना? अब तो नजीब भी नहीं है, मेरी उससे अब तुलना भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि मैं वेलापंती करता था, लुकागिरी करता था। मैं बस पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरा किताबों के साथ 36 का आंकड़ा था और एक जगह बैठने से 136 का। पर क्या जबरदस्ती मुझे नजीब बनाया जा सकता था? कभी नहीं। और सर मैं सच कह रहा हूं, नजीब को मारकर मुझे सच में ऐसा लगा कि मेरे सर से एक बहुत बड़ा पत्थर हट गया है। अब जो मुझे सजा होगी ना, वो उस टॉर्चर के आगे कुछ भी नहीं है। मैं अब सच में मैं हूं। अब तू कौन है पता है? एक खूनी। तेरा आगे का रास्ता कहां जाता है जानता है? जेल को। अब तू जेल की सलाखों के पीछे जेल की घुटन में सांस ले रहा होगा और वहां नजीब नाम के कोई ताने नहीं मारेगा तुझे, उसके नाम की कोई मिसालें नहीं देगा, उसके नाम की कोई चाबुक नहीं मारेगा। अब सब अपने बच्चों को आगाह करेंगे कि उन्हें इमरान नहीं बनना है। सोचो, पुलिस ने तो गांठ बांध ली थी कि किसी ना किसी तरह मुझे इस केस से जोड़े, लेकिन अंत में हुआ क्या? जो हुआ बहुत ही दुखद है ना, बहुत ही ज्यादा। सो तो है, मैंने कब ना कहा, है दुखद। भाईजान हौसला रखिए। हाँ करीम, लेकिन मैं जिंदगी भर एक बात नहीं समझ पाऊंगा कि नजीब की गलती क्या थी। सिर्फ ये कि वो इमरान के घर गया, उससे दोस्ती की। क्या नजीब की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो था एक होनहार मेहनती लड़का और इस बात की उसे इतनी बड़ी सजा मिली? बहुत चौंकाने वाली और समझ के परे है ये बात कि नजीब फारूकी जैसे होनहार आदमी को बेवक्त और बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ी। गुड मॉर्निंग महिमा जी। गुड मॉर्निंग साधु। ये रही आपकी स्पेशल इलायची वाली चाय। थैंक यू। प्रकाश, ये महिमा जी आज ऑफिस नहीं आई, मुझे भी इन्फॉर्म नहीं किया। कल कुछ कहा था क्या उन्होंने तुमसे? नहीं माँ जी, महिमा जी ने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। सर, महिमा जी आज ऑफिस नहीं आई हैं, कुछ बताई भी नहीं थी छुट्टी लेने के बारे में। फोन करो महिमा को और उनसे पूछो कि मटेरियल कोटेशन की फाइल कहाँ है। सर फोन किया था मैंने, लेकिन महिमा जी फोन नहीं उठा रही हैं। ट्राई करते रहो और मैसेज करो, वो फाइल हेड ऑफिस भेजनी है आज के आज।
हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। चाबी लाए हैं ना? चाबी? नहीं, मेरे पास तो चाबी नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है, मकान मालिक। चाबी? वो दोनों चाबी तो महिमा जी अपने साथ रखती थी। सेल्फ लॉकिंग दरवाजा है? हाँ जी, पर चाबी नहीं है मेरे पास। दरवाजा तोड़कर अंदर जाना होगा। कल भी महिमा जी ने कचरे का डब्बा बाहर नहीं रखा साहब, आज भी नहीं रखा। थोड़ा अजीब लगा साहब। मैंने फिर उस खिड़की से झाँका। ये महिमा बिस्ती अकेली रहती थी यहाँ? जी साहब, 2 साल से रह रही थी महिमा जी। PWD में कर्मचारी थी। या जोधपुर में या फिर आसपास के इलाकों में कोई इनका रिश्तेदार रहता है? ठीक से तो नहीं पता, पर महिमा जी की फैमिली आसपास ही कहीं रहती है। पर कहाँ? इतला तो करनी होगी ना। शायद उनके दफ्तर में किसी को कुछ पता हो। यहीं पास ही कुमारिया रोड पर है उनका दफ्तर। इस वक्त हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, पर ऐसा लगता है महिमा जी का गला घोटा गया था। क्या? हमने कल कितने फोन किए यहाँ से, वही मैं सोच रहा था। बिना बताए महिमा जी कभी छुट्टी लेती नहीं थी। मैडम जी, मुकेश बिस्ती महिमा का भाई है, उसमें नंबर और एड्रेस दोनों है। जी हाँ, मैं मुकेश बिस्ती बोल रहा हूँ। आप महिमा बिष्टी के बड़े भाई हैं मुकेश? हाँ जी। आप कौन? जोधपुर पुलिस। बापू, जोधपुर पुलिस का फोन था। किस लिए? वो महिमा नहीं रही। क्या? जी, ये मेरी बहन महिमा है। अभी पोस्टमार्टम करना बाकी है, उसके बाद आप लोग दाह संस्कार कर सकते हैं। लेकिन ये हुआ क्यों? किसने किया ये सब? अभी तहकीकात शुरू हुई है हेमचंद जी, हम बहुत जल्दी पता लगा लेंगे। लॉकर में कैश और सोना ज्यों का था, लैपटॉप, स्मार्टफोन, पर्स ज्यों के त्यों। लगता है एक भी चीज़ नहीं चुराई गई, लेकिन हाँ, सब चीज़ों को खोलकर ज़रूर देखा गया। क्या चोरी हुआ है, आप कुछ बता सकते हैं? हमें क्या पता उसके पास क्या था और क्या नहीं। हम जोधपुर उतना आते नहीं थे, और महिमा हमारे गांव उसिया नहीं आती थी। महिमा अकेली थी? मेरा मतलब शादी नहीं की थी उसने? 7 साल पहले शादी हुई थी साहब उसकी, पीयूष चौधरी से, लेकिन 6 महीने के भीतर ही शादी टूट गई साहब। तब से वो अकेली ही रहती थी। महिमा का 2 साल पहले जोधपुर ट्रांसफर हुआ था? हाँ साहब, उसकी बदली होती रहती थी, पर हमें ये नहीं मालूम कब और किधर। महिमा से उतनी बात नहीं होती थी हमारी। मुकेश, महिमा तुम्हारी सगी बहन थी ना? आप लोगों को महिमा के बारे में कुछ भी नहीं पता? 7 साल पहले तक सब कुछ पता था, लेकिन जब से वो अपने पति से अलग हुई, समझो सबसे ही अलग हो गई। पोस्टमार्टम हो चुका है, कुछ बातें सामने आई। 30 नवंबर की रात लगभग 10 और 12 के बीच मौत हो चुकी थी। मौत गला घोटने की वजह से हुई है? जी हाँ, काफी मजबूत हाथों से गला घोटा गया था। सेक्सुअल असॉल्ट? जी नहीं, पर विक्टिम सेक्सुअली एक्टिव थी। ये बात आपको बताने का मतलब ये है कि पति से तलाक हो जाने के बाद क्या महिमा की जिंदगी में कोई और आदमी था? साहब, हमने आपको बताया ना, महिमा से उतनी बात नहीं होती थी हमारी। पर ऐसा भी नहीं साहब कि हमारा उसके साथ कोई रिश्ता था ही नहीं। कभी कभार फोन पे बात हो जाती थी, और महिमा तो बहुत अच्छा कमाती भी थी साहब। कभी कभी हमारी मदद करने के लिए घर पे पैसे भी भेजती थी। आखिरी मुलाकात कब हुई थी आपकी महिमा से? कुछ 6 महीने पहले मिले होंगे। महिमा कुछ 8 साल से थी PWD डिपार्टमेंट में। यहाँ जोधपुर आने से पहले शायद बाड़मेर में थी। जी, वो थी तो सीनियर क्लर्क, लेकिन मैनेजर की काबिलियत रखती थी, एकदम अप टू डेट, खास करके न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर। आप तो जानते ही हैं सरकारी दफ्तर में बंदे कितना टाइम लेते हैं ये कंप्यूटर और ऑनलाइन के साथ एडजस्ट होने में, लेकिन महिमा बहुत जल्दी एक्सपर्ट हो गई थी और बड़े दिल से सब कुछ सिखाती भी थी। कोई सॉफ्टवेयर हो, ऐप हो,
महिमा जी से पूछो। किसी को नया गैजेट खरीदना हो तो महिमा जी से पूछो। पर क्या महिमा की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? कोई झगड़ा हुआ था उसका कभी? नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं था। मेरे ख्याल से महिमा अकेली रहती थी, तो शायद कोई चोर डकैत। लगता तो नहीं कि घर से एक पैसा भी चुराया गया। 50,000 कैश, मोबाइल, पर्स, गहने, महिमा का लैपटॉप, सब वहीं का वहीं था। अजीब बात है ये तो। अच्छा, महिमा का कोई अफेयर था क्या? हमें तो बस इतना पता था कि कई सालों से वो सिंगल थी। जी, महिमा जी ने सामने से तो कभी कुछ बताया नहीं, सिर्फ इतना सुना था कि कुछ ही महीनों बाद उनकी शादी टूट गई थी। वो तो 7 साल पहले की बात है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। क्या अभी उसका कोई अफेयर था? ऑफिस में तो ऐसा कुछ नहीं था, कम से कम हमें तो नहीं पता। और सर, हमें नहीं पता मतलब नहीं होगा। और फिर बाहर क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था ये हम कैसे जानेंगे? महिमा की ड्यूटी यहाँ 8 घंटे की थी और दिन में तो 24 घंटे होते हैं। नहीं मैडम, मैंने कभी इतनी बारीकी से तो देखा नहीं। चावल में कंकड़ ढूंढने की बात नहीं हो रही है शंकर, मोहल्ले में आने वाले आदमी की बात हो रही है। कभी कोई कार, ऑटो या बाइक से आया हो पिक करने या फिर ड्रॉप करने? नहीं मैडम, आप लक्ष्मण जी से पूछ लीजिए। वैसे भी मकान मालिकों की नज़र ज़्यादा तेज होती है। महिमा जी अकेली रहती थी साहब, किसी और को कभी देखा नहीं। साहब, हर घर का कचरा कुछ कहता है। मैं तो कचरा देखकर बता सकता हूँ साहब कि घर में कितने लोग रहते हैं। तू सिर्फ कचरा नहीं देखता रघु, औरों के घर की खिड़की के अंदर झांक कर भी देखता है। साहब, मुझे सच में चिंता हुई उनकी। चिंता तो मुझे तेरी हो रही है रघु, कि तू मुंह क्यों नहीं खोल रहा है। साहब, रघु सच सच बता दे, 30 नवंबर की रात को महिमा बिस्ती से मिलने कौन आया था? 30 नवंबर क्या, इस एकता कॉलोनी में कभी रात में आता ही नहीं हूँ। मेरी तो दिन की ड्यूटी होती है। नमस्कार परमार साहब। और घनश्याम, क्या हाल है? बढ़िया सर जी, आप कैसे हैं? कैसे याद किया? 2 साल पहले अग्रीमेंट बनाते वक्त आपकी महिमा जी से बात हुई थी किसी आदमी के रहने को लेकर? कभी नहीं, कहती थी सिंगल हैं और सिंगल ही रहती थी। आप टाइम टू टाइम नजर रखते आए हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। देखिए, सरकारी नौकरी कर रही थी महिमा जी, काफ़ी डिसेंट औरत थी, तो ये नज़र रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऊपर से किराया मांगने के लिए कभी घर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो वो आपके घर आती थी? किराया कैसे देती थी, कैश या बाय चेक? हर महीने की पहली तारीख को सीधे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देती थी। मेरे घर कभी नहीं आई। लेकिन कोई उस घर में जरूर आया था जो कि अजनबी नहीं था, और उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे कि घर को लूटा गया हो, लेकिन लूटा कुछ नहीं गया। माजरा कुछ और ही है लक्ष्मण जी, कोई बॉयफ्रेंड प्रेमी वाला एंगल मजबूत लग रहा है। क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं पता, पर हाँ, वहाँ अंबिका जी रहती हैं पड़ोस में, हाउसवाइफ हैं। आपकी बात हुई उनसे? सर, महिमा के मोबाइल के कॉल लिस्ट को खंगाला। ज्यादातर लोगों से फोन करते नहीं थे और ना ही वो किसी को करती थी। वैसे भी कल तक कॉल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। सर, मुझे एक बात खटक रही है। महिमा की सैलरी थी सिर्फ 21,000, मकान मालिक लक्ष्मण को किराया देती थी 4,500, फिर भी उसने लॉकर में 50,000 कैश क्यों रखे हुए थे? इमरजेंसी के लिए रखे होंगे शायद, बैकअप। जबकि सब लोगों का कहना है कि महिमा मोस्टली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करती थी। अब सारी दुनिया ऑनलाइन थोड़ी ना होती है विजय, और इतना कैश घर में रखना कोई गुनाह तो है नहीं। पर फिर भी अकेली सिंगल औरत, सैलरी सिर्फ 21,000 और उसके घर के लॉकर में कैश 50,000। तुम्हारा इशारा किस तरफ है अभिजीत? मतलब ये गलत पैसा था, रिश्वत विश्वत? सरकारी नौकरी थी सर। निधि, महिमा के लैपटॉप में कुछ मिला? मर्डर की तरफ इशारा करे ऐसा तो कुछ नहीं मिला सर। फिर भी मैं महिमा की पड़ोसी अंबिका से बात करती हूँ। वैसे मैंने देखा तो नहीं कभी किसी को महिमा के घर आते हुए। कभी कुछ सुना हो? I mean, महिमा ने आपसे कभी कुछ कहा हो? एक बार मैंने उससे पूछा था कि शादी क्यों नहीं की, तो ये के घर बात काट दी कि शादी हुई थी कुछ साल पहले पर टिकी नहीं। उसके आगे तो आपने कुछ पूछा होगा ना, या फिर महिमा ने आपसे कुछ कहा हो? ना मैंने आगे कुछ पूछा और ना महिमा ने कुछ बताया। देखिए अंबिका जी, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए। कभी ऐसी गपशप करते हुए कुछ बताया हो महिमा ने? किसी में कोई इंटरेस्ट, कॉलोनी का कोई आदमी या फिर ऑफिस का कोई कलीग? मैं दूसरी औरतों के साथ ज्यादा गपशप नहीं लड़ाती। हाँ, महिमा के साथ काफी बातें हो जाती थी, लेकिन मर्द वर्द को लेकर के कोई बात नहीं की हमने। कोई मर्द तो था महिमा की जिंदगी में अंबिका जी, पोस्टमार्टम से पता चला है। सेक्सुअली एक्टिव थी। मैडम, मुझे तो इस बात की भनक भी नहीं लगी कभी। और फिर ये सब बातें पूछी थोड़ी ना जाती हैं, और सामने से कोई औरत अपनी पड़ोसन को ये सब क्यों बताएगी भला? लेकिन वो अपनी निजी जिंदगी में जैसे भी हो, महिमा मेरे साथ अच्छी थी, नेक थी। सामने से उसने कई बार पूछा भी मुझसे
कि पैसों वैसों की जरूरत हो तो बताना। पैसों की जरूरत? हाँ, मतलब लोन वगैरह चाहिए हो तो। अच्छा अंबिका, कभी तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो या फिर कोई लोन वोन चाहिए तो मुझसे कहना, इंतज़ाम कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं इनसे बात करके तुम्हें बताती हूँ। ऐसे ही घर पे चाय के लिए बुलाया और फिर लोन ऑफर किया आपके बिना पूछे? वो 6 महीने पहले हमने अपने पूरे घर की मरम्मत कराई थी, जिसके लिए हमने लोन लिया था। बस मैं इस बात का जिक्र कर रही थी महिमा से, तब उसने मुझे बोला था कि अगर पैसों की ज़रूरत हो तो वो लोन दे सकती है। मतलब महिमा ने सामने से लोन ऑफर किया? सर, महिमा बिस्ती के कॉल रिकॉर्ड। साढ़े 4,000 किराया था महीने का, एग्रीमेंट में भी लिखा है। और 2 साल से एग्रीमेंट बदला नहीं और ना ही किराया बदला। जी वो अकेली रहती थी इसलिए मैंने किराया बढ़ाया नहीं। आपने हमसे ये भी कहा कि महिमा हर महीने की पहली तारीख को अपना किराया बराबर से ऑनलाइन ट्रांसफर कर देती। जी पक्का हर महीने की पहली तारीख को? दरअसल वो 8 महीने पहले महिमा जी ने मुझे पूरे साल का किराया एक साथ एडवांस में दे दिया था, जब मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तो ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? 8 महीने पहले तक तो ऐसे ही हर महीने के महीने ट्रांसफ़र करती थी। फिर 8 महीने पहले पूरे 1 साल का किराया एडवांस में दे दिया? जी। कैश में? हाँ। जो औरत हर पेमेंट को ऑनलाइन ट्रांसफर करना पसंद करती थी वो अचानक से कैश देने लगी, क्यों? महिमा जी के पास थे, उन्होंने दिए तो मैंने ले लिए। मैं भला उनसे क्यों पूछता है? पर हम पूछ रहे हैं लक्ष्मण जी, हम पूछ रहे हैं। 1 साल का किराया मतलब 54,000 रुपए। आप सोच कर बताइए, महिमा बिस्ती ने आपको इतना ही कैश दिया या इससे ज्यादा? थोड़ा ज़्यादा, मतलब लोन दिया था महिमा जी ने मुझे। मतलब महिमा ने सामने से लोन ऑफर किया? हाँ, और महिमा ने मुझे ये भी बताया था कि उसने अपने मकान मालिक लक्ष्मण जी को भी लोन दिया है। वो जो लक्ष्मण जी है ना, उन्हें 2.5 लाख रुपए की जरूरत थी, मैंने तुरंत दे दिए। तुम्हें चाहिए तो तुम्हें भी दे सकती हूँ। लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का तो बैंक से ही लोन हो गया था। महिमा लोन देने का भी काम करती थी? आपने कभी पूछा नहीं कि इतने पैसों का इंतजाम वो कहाँ से करती है? अब मैडम जिस गांव जाना नहीं है उसका पता क्यों पूछती मैं? दरअसल मैंने एक फ्लैट बुक किया था जिसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। महिमा जी सोच रहा था कि बैंक से 4 लाख रुपए का लोन ले लूँ, लेकिन अगर आप 1 साल का किराया एडवांस में देती हैं और कुछ यहाँ वहाँ से जुटा लूँ तो सिर्फ 2.5 लाख का लोन लेना पड़ेगा। आप बैंक से 2.5 लाख का लोन लेने की सोच रहे हैं? हाँ, मतलब अगर आप 1 साल का किराया एडवांस में दे सकती हैं तो। हाँ, तो मैं आपको 1 साल का किराया और 2.5 लाख का लोन दोनों दे सकती हूँ। क्या? हाँ, और ब्याज भी बैंक से कम लूँगी। सालाना सिर्फ 6% ब्याज ले रही थी महिमा जी मुझसे, जो मैं उन्हें महीने के महीने दे देता था। कैश या ऑनलाइन ट्रांसफर? ऑनलाइन ट्रांसफर तो मुझे नहीं आता। हाँ, ये GST के बाद थोड़ा बहुत सीख गया हूँ, पर महिमा जी भी ब्याज कैश में ही चाहती थी। तो लोन देने के लिए इतना कैश आता कहाँ से था महिमा बिस्ती के पास? वो तो मुझे नहीं मालूम। पर यह मालूम था कि सारा पैसा कैश में लिया है तो उसका कोई प्रूफ तो है नहीं। चूंकि महिमा मर चुकी है तो अब पैसा लौटाने की भी जरूरत नहीं है। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है लक्ष्मण सिंह? उसकी फैमिली को पता नहीं कि महिमा क्या करती थी, कैसे करती थी, तो सोचा महिमा को मार देते हैं। उसके बाद ब्याज तो दूर, लाखों का लोन भी माफ हो जाएगा। लाखों क्या, करोड़ों का भी फायदा होता ना तो मैं किसी को नहीं मारता। एक सीधा सा बिजनेसमैन हूँ, यहीं जोधपुर में घंटाघर के पास दुकान है मेरी। पैसों के लिए मैं किसी का खून कर दूं, ऐसा आदमी नहीं हूं मैं। तो फिर ऐसा आदमी और कौन हो सकता है लक्ष्मण? साहब मैं क्या जानूं। महिमा जी मेरी किराएदार थी, इससे आगे मेरा उनके साथ कोई वास्ता नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। तो फिर किसका वास्ता था, किसका रिश्ता था लक्ष्मण सिंह? अरे नाम वाम छोड़िए, काम बोलिए जी। काम फोन आपने किया है, बोलो क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए? तू चाहिए। अब चाहे तू गाड़ी में आ, चल के आ, दौड़ के आ या उड़ के आ, लेकिन अभी आ जा। एकता नगर पुलिस थाना। किस सिलसिले में साहब? अधूरा सिलसिला है, नाम है महिमा बिस्ती मर्डर केस। जानता है ना तू महिमा बिस्ती को? हाँ साहब जानता हूँ, वो PWD वाली मैडम ना, बड़ा अखबार में मैंने। अब नाम बोलेगा? मैं निकुंज राणा। और मैं सब इंस्पेक्टर अभिजीत कुमार। चल अब जल्दी आ जा। लेकिन मैंने तो सब इंस्पेक्टर कुमार को महिमा की सैलरी की सारी डिटेल्स दे दी थी। अर्जुन जी, सैलरी, बोनस सब मिलाकर साल का ज्यादा से ज्यादा 3 लाख रुपए कमाती थी महिमा। तो अपने मकान मालिक लक्ष्मण को 2.5 लाख लोन कैसे दी, वो भी कैश?
और मर्डर के बाद उसके घर से 50,000 और कैश मिले। महिमा की सैलरी का सारा पैसा उसके बैंक अकाउंट में वैसे की वैसा ही, सिर्फ बिल्स ऑनलाइन पे हुए। तो इतना कैश आता कहाँ से था? क्या वो घूस लेती थी? नहीं, नामुमकिन है ये तो। इतना भरोसा? नहीं, मतलब एक तो ट्रैक रिकॉर्ड, महिमा के बारे में कभी कोई ऐसी बात अफवाह के तौर पे भी नहीं उड़ी थी। और दूसरी बात ये कि महिमा जिस पोजीशन में थी तो संभावना ही नहीं उठती थी कि कोई आदमी उसे किसी ऐसे काम के लिए कोई घूस ऑफर करे। तो फिर डीमोनेटाइजेशन के बाद भी नए नोटों में इतना सारा पैसा, वो भी कैश में, महिमा जी कहाँ से लोन दे रही थी? नहीं, वो तो मुझे नहीं पता। लोन? हाँ, लोन, कैश। हाँ, याद आया, महिमा जी ने लोन तो दिया था। आपको भी लोन दिया था मोहन जी? मुझे नहीं, प्रकाश गाड़ी ले रहा था। जी मैडम, महिमा जी ने मुझे लोन दिया था। कितना? 1.5 लाख रुपए। कब लिया था लोन? 4 महीने पहले। हमारी और महिमा जी की बात हो रही थी कैंटीन में, तब मैंने उनको बताया था कि मैं कार लेने वाला हूँ लोन पर। अरे सेकेंड हैंड गाड़ी है तो क्या हुआ, तुम्हारी तो पहली गाड़ी है ना प्रकाश, मुबारक हो। अभी एकदम फाइनल नहीं है महिमा जी, लोन पास होना बाकी है। लोन कहाँ से ले रहे हो लोन? वो घंटाघर के पास एक फाइनेंस कंपनी है, 1.5 लाख रुपए का लोन दे रही है, 12% के बैच पे। 12? जी। अच्छा, अगर तुम्हें 12 की बजाय 10% पे लोन मिल जाए तो? कैसे महिमा जी? मुझसे? प्रकाश 1.5 लाख तुम्हें, 2.5 लाख अपने मकान मालिक लक्ष्मण सिंह को। महिमा कोई खानदानी रईस भी नहीं थी, उसके पिता और भाई गांव में एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। महिमा उन्हें भी पैसों की मदद करती थी। लगता है एक पूरा पैरेलल बैंकिंग चल रहा था इस महिमा का। मोहन सिंह जी, आपने कितने लाख का लोन लिया था इस महिमा से? मैंने कोई लोन नहीं लिया है मैडम जी, इसने प्रकाश ने लोन लिया था और बताया था मुझे। मैडम जी, मुझे नहीं पता था कि महिमा जी ने दूसरों को भी लोन दिया, पर आखिरकार इसमें गलत क्या है? आखिर वो सबकी मदद ही तो कर रही थी ना। प्रकाश, ये मदद करने के लिए महिमा के पास पैसे कहाँ से आते थे? और कार लेने के बाद तुमने उसकी कितनी मदद की? कितनी बार घर ड्रॉप किया तुमने उसे अपनी कार में? घर ड्रॉप का क्या मतलब साहब? निकुंज राणा, 1 महीने पहले तक तेरी महिमा बिस्ती से 1 हफ्ते में कम से कम 2-3 बार बातचीत होती थी। तू टैक्सी ड्राइवर है, कार ड्रॉप का मतलब होता है सवारी, या तू किसी और ही कहानी पर सवार है? मालिक, PWD वालों को जब भी गाड़ी की जरूरत होती है मेरी गाड़ी बुलाते हैं। इसी चक्कर में एक बारी महिमा जी को ऑफिस से घर छोड़ना हुआ रात को, उसके बाद फिर उनको जब भी जरूरत होती मुझी को बुलाती ही थी। PWD के क्लर्क लोगों का ऑफिशियल काम से कहीं भी बाहर आना जाना नहीं होता। और महिमा बिस्ती ओसियां अपने बाप के घर पिछले 6 महीने से नहीं गई थी। मेरा मतलब उनको अपने किसी प्राइवेट काम से कहीं जाना होता तो बुलाती थी। कैसा प्राइवेट काम? मतलब रात को होटल में कभी डिनर विनर करने जाना हो। किसके साथ? मुझे क्या पता साहब, मेरा काम था ले जाना और छोड़ना, बस। ये डिनर कहीं तेरे साथ तो नहीं होता था ना? क्या बोल रहे हो साहब, कहाँ वो मैडम, कहाँ मैं ड्राइवर। डिनर के अलावा और कहाँ जाना होता? कभी मेहरानगढ़, कभी शास्त्री सर्कल, तो कभी घंटाघर। अकेली घूमती थी महिमा? अब घूमने जाती या काम से जाती ये सब तो हमें नहीं पता होता था साहब। हाँ, ये है कि जोधपुर सिटी के अंदर ही अंदर जाना आना होता था। जान पहचान हुई थी तेरी? कभी तो पूछा होगा तूने कि कहाँ जाती हो, किस काम से जाती हो, वगैरह वगैरह? ये मैं कैसे पूछता साहब, मेरा काम था गाड़ी चलाना, किराया लेना। क्या लोन भी लिया था तूने महिमा से? मैंने महिमा जी से तो क्या, मैंने आज तक अपने बाप से कभी लोन नहीं लिया है। मेरी गाड़ी भी किराए की है, घर भी किराए का है साहब। घनश्याम, ये निकुंज कुछ डरा हुआ लगा क्या? किसी भी सवाल पर थोड़ा सा भी बेचैन हुआ हो? नहीं सर, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। अजीब है, ये महिमा इस निकुंज के साथ बार बार उसकी टैक्सी में यहाँ क्यों घूमेगी? अकेले डिनर पे क्यों जाएगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि निकुंज झूठ बोल रहा है। हो सकता है सर, अब कहते हैं तो अपने खबरी को निकुंज के पीछे लगा देता हूँ। लगा दो। ये निकुंज महिमा के फोन रिकॉर्ड से मिली एक संदेहजनक कड़ी है। और एक काम करो, इस निकुंज के फोन की लोकेशन रिपोर्ट भी निकलवाओ। ओके सर। वैसे 30 नवंबर की रात को इस महिमा और निकुंज के बीच कोई बातचीत तो नहीं हुई थी? क्या महिमा बिश्ती वाकई में इतनी रहस्यमयी औरत थी? ढेर सारे पैसे का लेन देन था उसका, पर किसी को यह नहीं मालूम कि इतना सारा पैसा उसके पास आता कहां से था। सर, इतने सारे लोगों में कह पाना मुश्किल है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन छुपा रहा है। सर, मकान मालिक लक्ष्मण सिंह और ऑफिस कलीग प्रकाश वाजपेयी, ये 2 देनदार तो हमारे सामने हैं। हो सकता है कि इनसे भी कई ज्यादा बड़े देनदार हों जो महिमा को लोन वापस ना करना चाहते। मुमकिन। रहस्य नंबर 1, महिमा के पास इतना सारा पैसा आता कहां से था? महिमा ऐसा क्या करती थी? रहस्य नंबर 2, महिमा सेक्सुअली एक्टिव थी, तो उसका प्रेमी कौन था? सर, मकान मालिक लक्ष्मण सिंह, उसके पीछे एक आदमी लगाए तो है, बट अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं चला है जो उसे इस केस के साथ कनेक्ट करे। और रही बात महिमा बिस्ती की पर्सनल लाइफ की, तो उसके प्रेमी के बारे में लीड मिलना थोड़ा मुश्किल है। कैब ड्राइवर निकुंज राणा? कुछ ना कुछ झोल तो जरूर है सर। समझ में नहीं आ रहा है कि महिमा बिस्ती
अकेली टैक्सी में किसके पास जाती होगी? पूरे चांसेस हैं कि ऑफिस का कोई इन्वॉल्व था महिमा के साथ, पर कौन? महिमा के पास कहीं से ढेर सारा पैसा आ रहा था, पर कहां से? 30 नवंबर की रात को कोई महिमा से मिलने उसके घर आया। जाहिर सी बात है सर, महिमा उसे जानती थी, शायद बहुत अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि घर में जबरदस्ती घुसने के कहीं कोई निशान नहीं मिले सर। महिमा ने उस आदमी को घर के अंदर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उस रात ना तो कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और ना ही कोई सेक्सुअल एक्टिविटी। बस उस शख्स ने मजबूती से महिमा का गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया। और ये सब हुआ रात 10 और 12 के बीच। शायद मकसद कत्ल का ही था सर। पहले महिमा का कत्ल किया गया, उसके बाद घर के लॉकर, अलमारी सब खोले गए ताकि लगे कि चोरी के लिए मर्डर किया गया, पर दरअसल चुराया कुछ भी नहीं गया। सर, अगर हमें गुमराह करने के लिए हमारी आंखों में चोरी की धूल झोंकी जा रही है, तो कातिल कुछ तो चुराता, कुछ तो। राइट, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ वैसे का वैसा ही था। शायद हत्यारा कुछ और ही ढूंढ रहा हो। मतलब कुछ ऐसा जिससे शायद महिमा उसे ब्लैकमेल कर रही हो। क्या हो सकता है ऐसा? सही है, पेन ड्राइव ज्वेलरी बॉक्स में कान की बाली के नीचे छुपाया गया था। इस आदमी को शायद मालूम नहीं था कि महिमा उनके प्राइवेट मूवमेंट रिकॉर्ड कर रही है। सर, एक और वीडियो है ये ही पेन ड्राइव मिला? सर, श्योर होने के लिए हमने घर का कोना कोना छान मारा। शायद हमारी ये थ्योरी सही थी सर, कि कोई कुछ तो ढूंढने आया था जो नहीं मिला। वो शायद ये था पेन ड्राइव। सर, महिमा शायद इन वीडियोस के जरिए इन दोनों आदमियों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही होगी। और हो सकता है सर, इन वीडियोस में जो दो आदमी दिखाई दे रहे हैं, इनमें से ही कोई कातिल हो। ये तब हो सकता है जब सिर्फ ये दो लोग ही ब्लैकमेल हो रहे हैं। क्या पता और लोग भी हैं जिनकी सेक्स टेप बनी है। सर, शुरुआत इन दोनों आदमियों से करते हैं। इन दोनों के चेहरे भी नजर आ रहे हैं। पहले पता तो चले कि आखिर ये सेक्स टेप बनाने का माजरा क्या है। कोई प्राइवेट सनक या क्रिमिनल मकसद, ये इन दोनों से पता चलेगा। नमस्कार परमार साहब। नमस्ते घनश्याम, क्या हालचाल? बस परमार साहब, लगे हैं महिमा बिस्ती केस में। मिला कोई? 2 बंदे तो भरे हैं इस केस में, अब देखते हैं कब हाथ लगते हैं। हेलो जी, जी हाँ, अविनाश पुनिया बोल रहा हूँ जी। जी हाँ, मैं ही उस होटल का ओनर हूँ। ठीक है। मैं हेलो जी हाँ, मैं जयराम बाफना बोल रहा हूँ जी। जी हाँ, मैं बैंक में सर्विस करता हूँ। जी 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 हाँ। जी हाँ, ये मैं ही हूँ। आपके बारे में पता लगाने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा जयराम बाफना। जानता था, बिल्कुल जानता था। बल्कि महिमा की मौत के बारे में मैंने पेपर में भी पढ़ा था। मौत नहीं, मर्डर। कहाँ मिले थे महिमा से? अपने होटल के रेस्टोरेंट में मिला था मैं पहली बार महिमा से। महिमा बिस्ती का हमारे बैंक में अकाउंट था सर, इसलिए जानता था उसे। ये भी जानते थे ना कि महिमा का मर्डर हो चुका है 5 दिन पहले? जी, पढ़ा था। ये जो तस्वीर है जिससे हमने आपको ट्रेस किया, ये एक वीडियो रिकॉर्डिंग से ली। वो वीडियो रिकॉर्डिंग
जिसमें आपकी और महिमा बिस्ती की प्राइवेट मुलाकात कैद है। सर मैं समझ गया। इतना तो हम भी समझ गए जयराम बाफना कि आप काफी करीब थे महिमा के। करीब मतलब? हाँ, एक तरह से था। देखिए सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। उस टेप में हमने जो देखा वो सेक्स नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सेक्स नहीं था, पर उसके अलावा और कुछ नहीं था सर। कोई इमोशनल बंधन नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं। महिमा अट्रैक्टिव थी, उसने मुझे सिग्नल दिए। वो चाहती थी कि हम आगे बढ़ें और मैं भी। हम दोनों की इच्छा से हम साथ में वक्त बिताते थे। और दोनों की इच्छा से साथ में बिताए गए उस वक्त की रिकॉर्डिंग भी होती थी। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, बच्चे हैं मेरे। मैं भला ऐसा वीडियो बनाने का खतरा मोल क्यों लूंगा? मतलब खतरा था महिमा से? मेरे और महिमा के बीच में जो भी जिस्मानी ताल्लुकात थे वो हमारी मर्जी से थे, लेकिन उसने ये वीडियो कब बनाया, कैसे बनाया, मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं। और उसके बाद ही तो ये सारा कुछ शुरू हुआ। क्या? ब्लैकमेल सर, और क्या। महिमा पैसे मांगती थी मुझसे सर, हजारों में नहीं, लाखों में। मुझे झटका उस वक्त लगा जब उसकी असलियत सामने आई। महिमा, ये सरासर नाइंसाफी है महिमा। मैंने कब कहा मैं इंसाफ की पुजारन हूँ? महिमा, ऐसा वीडियो बनाना सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी बहुत खतरनाक है। कहीं ये वीडियो ऑनलाइन चला गया, वायरल हो गया तो हम दोनों को बराबर का नुकसान हो जाएगा। मैं अपना देख लूंगी, तुम अपनी फिक्र करो। वैसे तुम्हारा नुकसान कम हो सकता है, गायब भी हो सकता है, और वो भी सस्ते में। सस्ते में? महिमा, महिमा ये क्या है? मजाक कर रही हो ना? 3 लाख कॉस्ट है, गलती गलती रहेगी, गले का फंदा नहीं बनेगी। 3 लाख क्या महिमा? 3? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? अविनाश, इसे ब्लैकमेल मत कहो। तुम सोचो तुम मुझे कोई गिफ्ट दे रहे हो, और वैसे भी 3 लाख रुपए तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारे हाथों कम है ना? तो कहो कब दे रहे हो मुझे मेरा गिफ्ट? पहले 2 लाख, फिर 1 लाख, फिर और 1। उसके बाद तो मैं जैसे उसके लिए पैसों का नल बन गया था मैं सर। महिमा जब चाहे खोलती और पैसे घटक जाते। सारा कैश? और नहीं तो क्या सर, ब्लैकमेल, ब्लैक मनी। अब तक 5.5-6 लाख तो जा चुके हैं मेरे। कुछ और भी लोग हैं जिन्हें महिमा ब्लैकमेल करती थी? अब ये बात वो मुझे क्यों बता दी, लेकिन जरूर होंगे। कसाई को एक ही बकरा थोड़े पालता है। और अपना गला बचाने के लिए तुम खुद कसाई बन गए और दबा दिया गला महिमा का। ब्लैकमेलिंग से छुटकारा पाने का यही तरीका था तुम्हारा? अगर उसे मारना ही होता तो जब पहले उसने 2 लाख की मांग की थी तभी मार डालता ना सर। जब महिमा के साथ ये रिश्ता शुरू हुआ था तब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई सौदा शुरू हो रहा है। मैं उसे किसी कॉलगर्ल की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा था सर। मुझे लगा एक अकेली औरत है, उसकी अपनी ज़रूरतें होंगी बस। पैसा बहुत बड़ी ज़रूरत है जयराम। मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है सर। एक तो बैंक में काम करता हूँ, ऊपर से खुद को कंगाल होते देखा है मैंने, फिर भी मैंने महिमा को नहीं मारा है सर। जी नहीं, मैं किसी कैब ड्राइवर निकुंज को नहीं जानता। मैं महिमा के घर खुद जाता था पैसे लेकर और उसके हाथ में देता था कैश। रहस्य नंबर 1 तो क्लियर हो गया कि महिमा अपना लोन बिजनेस कैसे चला रही थी। अविनाश पुनिया और जयराम बाफना, ये लोग खुद से तो सामने आए नहीं शिकायत लेकर, सब कुछ जानकर भी चुपचाप बैठे थे। हमने ढूंढ निकाला। हो सकता है और भी लोग हों जिनके वीडियोस बने हों। अविनाश और जयराम के पीछे आदमी लगाता हूँ। हालांकि मुझे भी लगता है कि कोई तीसरा भी होगा जिसका वीडियो बना होगा, और शायद उसी के लिए महिमा के घर को खंगाला गया। जो आदमी अपना वीडियो खोज रहा होगा उसे अपना वीडियो मिला होगा सर, लेकिन उसने इस वीडियो को पीछे छोड़ दिया। इसका मतलब सर उस आदमी ने वो सारे वीडियोस वहां बैठकर देखे भी होंगे। लगता है हमें और गहराई में जाना होगा, पता करना होगा कि महिमा और कितने लोगों को ब्लैकमेल कर रही थी और कब से। कोई तो होगा जो महिमा की इन करतूतों से वाकिफ हो। और ताज्जुब की बात तो यह है कि महिमा ने इतने लोगों को लोन दे रखा था, लेकिन उनमें से आज तक कभी भी किसी ने भी महिमा से ये सवाल तक नहीं किया कि वो इतने पैसों का इंतजाम करती कहां से, वो भी कैश। सर गणेश खबरी का फोन आया था। उसे कैब ड्राइवर निकुंज राणा के पीछे लगाया था। निकुंज झूठ बोल रहा है ना? लगता तो ऐसे ही है सर। इस निकुंज के लिए महिमा सिर्फ एक पैसेंजर नहीं थी। गणेश ने बाकी के भी कैब ड्राइवर से बात की। सबका यही कहना है कि कुछ समय पहले वो ऐसे पी पाकर डींगे हाँक रहा था कि उसका किसी लेडी पैसेंजर के साथ चक्कर चल रहा है। मेरा काम था गाड़ी चलाना, किराया लेना, यही डायलॉग मारा था ना तूने?
तो तेरे इस काम के बीच में काम अग्नि कहां से भड़क उठी निकुंज राणा? और ब्लैकमेल? ब्लैकमेल कोई काम नहीं, गुनाह है। देखिए, मैं मानता हूँ मेरा और महिमा मैडम का सिर्फ ड्राइवर और सवारी का रिश्ता नहीं था, लेकिन साहब ये ब्लैकमेल इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ब्लैकमेल पर बाद में आते हैं, तू पहले अपनी लव स्टोरी सुना। साहब लव स्टोरी तो कोई थी नहीं, जो आपने कहा बिल्कुल सही है, काम अग्नि थी, दोनों तरफ भड़कती तब मिलते हैं। एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच तीनों महिमा मैडम के हाथ में ही रहते साहब। जब उनका मूड करता वो बुला लेती। महिमा ने तेरे साथ भी वीडियो बनाया था क्या? ब्लैकमेल कर रही थी? मुझे ब्लैकमेल करके उनको क्या मिलता साहब? पैसे तो मेरे बटुए में उतने ही हैं जितने हैं, मजे तो मैं वैसे ही दे रहा था। वीडियो लीक होता तो बदनामी उनकी होती, मेरी नहीं। तू अब भी सच नहीं बोल रहा है। तू 30 नवंबर की रात को महिमा के घर गया था। अब तो ये बोल कि महिमा को तूने अपने किसी मकसद के लिए मार डाला या फिर किसी और के लिए? साहब नहीं साहब, मैं उस रात अपने घर ही पे था साहब। उस रात मैडम ने मुझे फोन करके नहीं बुलाया था साहब। तो फिर कौन गया था बोलना? ये गया था या ये गया था या ये दोनों गए थे? अबे तू इतनी बार महिमा के घर गया है, इनको तो पहचानता ही होगा ना? साहब मैं इनको नहीं जानता, मैं सच कह रहा हूँ साहब। मैंने एक बार झूठ बोला था कि मैं मैडम को यहाँ वहाँ ड्रॉप करता था, जबकि वो मुझे फोन करके घर बुलाती थी। बस एक बार कोई हमसे झूठ बोले ना, बस उसके बाद हम उसके हर सच को भी झूठ की तराजू पर तोलते हैं। आखिरी मौका है तेरे पास। अगर तूने सब कुछ सच सच नहीं बोला तो चार्जशीट तेरे नाम की बनेगी और तेरे नाम पर ही बंद होगी। साहब मैं बेगुनाह हूं साहब। मैंने महिमा जी को नहीं मारा है साहब। सर, निकुंज राणा की फोन की लोकेशन 30 नवंबर की रात उसके घर की शो कर रही है, रोहिणगढ़ बस्ती। शातिर है, अपना फोन घर पर छोड़ा होगा, दूसरा और कोई फोन होगा। निधि, मुझे पक्का लगता है या तो इस निकुंज ड्राइवर ने महिमा बिस्ती को मारा होगा या फिर ये निकुंज जैसा कुछ जानता है जो हम नहीं जानते। नमस्ते परमार जी। सर, आपसे एक बात करनी थी महिमा बिस्ती मर्डर केस के बारे में। बोलो घनश्याम। कैलाश नगर पुलिस स्टेशन का एक रिटायर्ड कांस्टेबल है राजेश परमार। 2 साल पहले उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी सर। अभी सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। कुछ बात करनी है उसके बारे में? सर, ये जो महिमा बिस्ती का मर्डर केस है, मुझे लगता है राजेश परमार शायद उससे जुड़ा है। निकुंज राणा के फोन रिकॉर्ड में राजेश परमार का नंबर बार बार फीचर होता है। पक्का दोनों में जान पहचान। सर, पहले मुझे अजीब नहीं लगा, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के दूसरे दिन से ही राजेश परमार मुझे लगातार फ़ोन करता रहा है केस के बारे में जानने के लिए। और घनश्याम, क्या हाल है? बढ़िया सर जी, आप कैसे हैं? कैसे याद किया? बस भाई, अखबार में पढ़ रहा था वो महिमा बिस्ती मर्डर केस के बारे में। तुम्हारे थाने में ही होगा ना केस? जी परमार साहब, अभी तो तहकीकात शुरू हुई है पर कोई लीड हाथ नहीं लगी है। सर, तब मुझे अजीब नहीं लगा क्योंकि मैं उनको जानता हूँ। लगा शायद ऐसी बातों बातों में पूछ लिया होगा। फिर जब मैंने गणेश खबरी को निकुंज के पीछे लगाया, उसने बताया कि राजेश परमार निकुंज से काफ़ी मिलता रहा है। और फिर हमने जब निकुंज को पूछताछ के लिए उठाया तो उसके साथ साथ राजेश परमार के भी मुझे लगातार फ़ोन पे फ़ोन आते रहे। सर, तब मैं सोचने लगा कि राजेश परमार महिमा मर्डर केस में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। सर, ये निकुंज ज़रूर सब जानता है। शायद महिमा का ब्लैकमेल हो रहा विक्टिम निकुंज को जानता होगा और उसने महिमा की सुपारी निकुंज को दे दी होगी। फिर निकुंज ने राजेश परमार को अपने साथ मिला लिया होगा। पुलिस कांस्टेबल था राजेश, इसलिए फॉरेंसिक को क्राइम सीन से कातिल का एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला सर। राजेश परमार को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी रडार में। पहले इस निकुंज राणा को तोड़ते हैं। निकुंज, लॉकर, कबर्ड, महिमा के घर की हर चीज से उंगलियों के निशान मिटा दिए गए थे। और ये कैसे हुआ हमें पता है। उन मिटे हुए निशानों ने कातिल पर उंगली उठा दी है। हीरो, कातिल हमें मिल गया है। कत्ल का पूरा चिट्ठा हमारे सामने खुल गया है। 30 नवंबर की रात को तू महिमा के घर गया था। तुझे वहां पूरी ट्रेनिंग के साथ भेजा गया था। ऐसा दिखाने की कोशिश की गई जैसे चोरी हुई है, और चोरी हुई भी, लेकिन पैसों और गहनों की नहीं। सिर्फ 150 रुपए के एक पेन ड्राइव की, जिसमें सेक्स टेप थी, जो महिमा ने बनाई थी किसी को झांसे में फंसाने की। और तुझे भी झांसे में फंसाया गया।
कत्ल करवाने के लिए तूने सब जगह से उंगलियों के निशान मिटाए, बस एक गलती करके एक जगह से हमें तेरी उंगलियों के निशान मिले, ये तुझे पता भी नहीं। ये क्राइम सीन से मिले तेरी उंगलियों के निशान है। चल हाथ दे, हाथ दे। नहीं साहब, हाथ दे। नहीं साहब, नहीं। हाथ दे बोला ना। नहीं साहब, हाथ दे। साहब मेरी उंगलियों के निशान वहां हो ही नहीं सकते साहब। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा महिमा जी को साहब। सिर्फ तूने मारा है महिमा को, और अब तू मरेगा फांसी के फंदे पर लटक कर। नहीं साहब, मैंने कोई कत्ल नहीं किया साहब। सबूत है हमारे पास। सब कत्ल का इरादा कभी था ही नहीं। महिमा जी नाराज हो गई, लेकिन उन्हें मारने का इरादा मेरा कभी नहीं था साहब। नाराज हो गई? हाँ साहब। क्यों नाराज हो गई? मैंने उनको कत्ल नहीं किया है साहब, मैंने नहीं मारा है किसी को साहब। अगर तूने नहीं मारा है तो फिर किसने मारा है? अब उन्होंने बोला था कि कुछ नहीं होगा, बस मुझे अपना मुंह बंद रखना होगा। किसने बोला था? राजेश परमार ने? हाँ साहब, वो परमार साहब मैडम जी पे बहुत गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गया? साहब वो मैं परमार साहब को मैडम जी के घर लेके गया था। मैं परमार साहब को तब से जानता हूँ जब से वो कांस्टेबल थे। मैंने बताया उन्हें कि मैं कितने मज़े ले रहा हूँ, तो उन्होंने बोला उन्हें भी महिमा जी से मिलना है, देखना है। रिटायर्ड कांस्टेबल सिक्योरिटी गार्ड राजेश परमार क्यों मिलना चाहता था महिमा बिस्ती से? किसकी तरफ से मिलना चाहता था? किसी की तरफ से नहीं। तो फिर उसे मिलना क्यों था महिमा से? उसी के लिए जिसके लिए मैं मिलता था महिमा जी से। निकुंज, कौन है ये? दोस्त है। तो इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इसको भी क्या इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है। क्यों इतना फड़फड़ा रही हो मैडम? इसको यहाँ से लेकर जाओ। समझ के रखा है तुमने मुझे? मैडम समझ वमझ तक क्यों जाना? जैसे निकुंज के साथ मजे करती हो वैसे हमारे साथ भी कर लो। चाहिए तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत बनता है दे देंगे। इस घटिया आदमी को अभी के अभी मेरे घर से बाहर लेकर जाओ, और आज के बाद अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। यहाँ पर हम सभी घटिया हैं। क्यों शराफत का नकाब ओढ़ के रखा है? उतार दो और हमें आजमा कर देखो। तजुर्बेकार घोड़ा लंबा दौड़ता है। साली 2 टके की औरत मुझ पर हाथ उठाती है। तू जानती ना मैं कौन हूँ? इस गटर के कीड़े को मेरे घर से बाहर लेकर जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस को बुलाएगी? 2 टके की औरत पुलिस को बुलाएगी? तुम मुझे पकड़वाएगी? क्या कर रहे हो? परमार साहब छोड़, मर जाएगी, छोड़ दो। छोड़ूंगा नहीं इसको। परमार साहब धमकी देती है? परमार साहब मर जाएगी, छोड़ो। परमार साहब ये क्या कर दिया आपने? सांस नहीं चल रही है। हे भगवान, आप क्या करेंगे? एक तरफ महिमा जी की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ परमार साहब शुरू हो गए। एक एक चीज़ खोलना बोलना, उसके बाद सारी चीज़ें साफ करना, पोंछना, अलमारी, लॉकर, सब। हम जब निकले वहाँ से परमार साहब बोले कुछ नहीं होगा, हम पर कभी नहीं आएगा। तूने जो जो बोला है वो सब दोबारा बोलना होगा अपने स्टेटमेंट में, और अपने दस्तखत करने होंगे। जो बोलोगे करूँगा साहब, लेकिन मैंने महिमा जी को नहीं मारा साहब, वो परमार ने मारा है, उसने मारा है साहब। राजेश परमार, जय मैडम। चलो तुम्हारा खेल खत्म। निकुंज ने सब उगल दिया है। क्या उगल दिया निकुंज ने? वही जो तुमने उसे समझाया था, मुंह मत खोलना, कुछ बोलना मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कैसी बात कर रहा घनश्याम? जानता ना मैं कौन हूँ? तालाब की गंदी मछली को जानने का हमें कोई शौक नहीं है। चलो। महिमा बिश्ती को जानने वाला हर कोई उसके कत्ल से दंग रह गया है, और कत्ल के मकसद को जानकर होश उड़ गए हैं सबके। महिमा जो कर रही थी और जिस अंजाम से वो मिली, ये जानने के बाद महिमा के परिवार को भी गहरा आघात पहुंचा। कुछ लोगों को राहत भी मिली जो अपनी ही कमजोरी का शिकार बने थे। हमें कभी पता नहीं चला कि क्या महिमा की ब्लैकमेल लिस्ट में और भी लोग थे, क्या और भी पेन ड्राइव छुपाई गई थी कहीं।